हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आज हम लोग करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। चैप्टर होगा हमारा संसाधन के रूप में लोग। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर्स का हमने बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन किया है। प्लस इसके अंदर आपको एमसीक्यू या फिर जो लॉन्ग आंसर्स है वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए, ये नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, आपको जस्ट मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आपको मेरे को मैसेज करना है। वहां पर मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। इंस्टाग्राम के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ से आप मेरे से नोट्स भी मांग सकते हो और ये नोट्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि इससे आपकी प्रिपरेशन में बहुत मदद मिलेगी। अब मूव करते हैं हम सीधा क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं, तो इनकी तैयारी अच्छे से जरूर करना। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, जो स्कीम हमने पढ़ा भी था, वो किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए चलाया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपको वीडियो भी चाहिए जो कि बनाई जा चुकी है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां से इस चैप्टर को भी आप कंप्लीट कर सकते हो अगर आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है तो। प्लस मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षित बेरोजगार कौन है? तो कई ऑप्शंस दिए हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन कहता है कि वह व्यक्ति जिसके पास डिग्री है और रोजगार नहीं है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है शहर में रहने वाला निरक्षर बेरोजगार, कि शहर में रहता है पर पढ़ा लिखा नहीं हो और जॉब भी नहीं है उसके पास, क्या उसको हम शिक्षित बेरोजगार कहेंगे? या ऐसा पर्सन जो दैनिक मजदूरी पे काम करने वाला मजदूर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर आप लोगों को पता चल गया होगा, ये है का। क्योंकि वह व्यक्ति उसके पास डिग्री है, क्योंकि शिक्षित बेरोजगार है तो पढ़ा लिखा है, डिग्री है उसके पास, लेकिन उसके पास रोजगार नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा का। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें, तो क्वेश्चन पूछता है प्राथमिक क्षेत्र में संपन्न की जाने वाली क्रियाएं कौन सी है। यानी प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं, या प्राइमरी सेक्टर जिसे हम कहते हैं, तो कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वानिकी ये आता है, खनन आता है, मत्स्य पालन आता है, मुर्गी पालन आता है। तो ये सारे जो काम मैंने आपको बताया ये सभी प्राथमिक क्षेत्र में किए जाते हैं। अगर आपको इनके अलावा और भी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। और इसके साथ ये भी कमेंट करिएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्या आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही। मूव करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये कहता है जापान का डैश संसाधन में अधिक निवेश है। तो जापान की अगर आपने स्टोरी पढ़ी होगी, क्योंकि अगर आपने अगर चैप्टर बहुत देखा होगा, तो उसमें हमें पता था कि जापान के पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं था, प्राकृतिक संसाधन नहीं था। उसके बावजूद उसने बहुत ज्यादा तरक्की की, बहुत ज्यादा उसकी ग्रोथ हुई। इसके पीछे का रीजन क्या है कि उसने वहां पे मानव के ऊपर पैसा खर्च किया। यानी वहां पे जो रहे रहे लोग थे उनको उसने एजुकेशन दी, उनको हेल्थ फैसिलिटीज दी, उनको ट्रेनिंग दी। और इसकी वजह से ही जापान बहुत ज्यादा तरक्की कर पाया। तो जापान का मानव संसाधन में अधिक निवेश है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, मिड डे मील या दोपहर का भोजन का लक्ष्य क्या है? अक्सर क्या होता है, आपने ये देखा होगा कि जो सरकारी स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, वहां पे मिड डे मील दिया जाता है, चाहे वो गांव का स्कूल हो या फिर शहर का स्कूल हो। इसके पीछे देने का रीजन क्या है? तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन देने का ये है कि जो बच्चों का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो कंप्लीट किया जा सके। इसी वजह से मिड डे मील की योजना की शुरुआत की गई थी, क्योंकि ये पाया गया कि जो बच्चे हैं उनको जितना भोजन मिलना चाहिए दिन भर में वो नहीं मिल पाता। तो सरकार ने अपनी तरफ से मिड डे मील योजना का शुरुआत की, जिसके तहत स्कूलों में बच्चों को जब रिसेस होता है तो उस वक्त उनको भोजन दिया जाता है, जिससे उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करने में मदद मिलती है। अगला आता है जीएनपी का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर होगा सकल। क्योंकि एनपी है तो इसका मतलब होता है राष्ट्रीय, और उत्पाद यानी पी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसे हम जीएनपी के नाम से भी जानते हैं, या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला क्वेश्चन होता है ये क्या है जीएनपी? वैसे तो आप जब 12th क्लास में इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ोगे तब आप जीएनपी के बारे में अच्छे से और समझोगे। अभी के लिए जीएनपी ही समझ लो कि इसकी फुल फॉर्म क्या है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया सेवक क्षेत्रक क्रिया नहीं है? यानी ऐसी जो भी ये क्रिया दी गई है, चाहे वो बैंकिंग हो, कृषि हो, परिवहन या संचार हो, इनमें से कौन सी क्रिया जो सेवा क्षेत्र की नहीं है, मतलब वो सर्विस सेक्टर में नहीं आती, सेवा क्षेत्र में नहीं आती, या फिर सिंपल शब्दों में कहूँ, वो तीसरे जो क्षेत्र होता है, थर्ड सेक्टर जो होता है, उसमें नहीं आती। तो क्या बैंकिंग है, या कृषि है, या संचार, या परिवहन है? तो मैं आपको बता दूं, बैंकिंग भी आता है, परिवहन भी आता है, और संचार भी आता है। कृषि ही एक ऐसी है जो कि सेवा क्षेत्रक में नहीं आती, बल्कि ये प्राथमिक क्षेत्रक में आती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी हमारा। अगला, शिक्षित बेरोजगारी मुख्यतः कहाँ होती है? क्या वो गांव में होती है? मतलब पढ़े लिखे लोग जिनको जॉब नहीं मिल पा रही, वो कहाँ ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे? गांव में, शहरों में, या तटीय क्षेत्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा शहरी क्षेत्र, क्योंकि शहर के अंदर ही ऐसे ज्यादातर लोग हमें देखने को मिलेंगे जो पढ़े लिखे तो हैं, डिग्री है उनके पास, पर उन्हें जॉब मिलने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन, अब ये जो आगे का है, यहाँ पे हम लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, तो इनको अच्छे से समझना, इनके नोट्स जरूर प्रिपेयर कर लेना। नोट्स पूरा चैप्टर का चाहिए तो कुछ नहीं करना, आपको मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाना है, जस्ट मैसेज करना है और आपको नोट्स मिल जाएगा। और वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका ये है कि मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा किस प्रकार सहायता करती है? कि मानव पूंजी निर्माण के लिए, यानी मानव को पूंजी बनाने के लिए, उसको कैपेबल बनाने के लिए, उसको कैपिटल बनाने के लिए शिक्षा का योगदान किस तरीके से होता है? तो पहला तो यही है कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का स्वर्णिम विकास होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हो जाए, बहुत अच्छी तरक्की देखने को मिलती है, जिसके द्वारा वह ज्ञान और कौशल में निपुण हो जाता है। इसके कारण क्या होता है कि जो इंसान होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा नॉलेज आ जाती है, बस बहुत सारी चीजों करने का कौशल आ जाता है, जैसे उसे कंप्यूटर चलाना आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल उसे गाड़ी चला एरोप्लेन चलाना आ जाता है, तो बहुत सारी चीजें आ जाती है उसके पास, किससे? शिक्षा के कारण। दूसरा, शिक्षा मानव को इस योग्य बनाती है कि वह अच्छी नौकरियां, पेशा तथा अच्छी आय प्राप्त कर सके। कि शिक्षा के कारण आप लोगों को अच्छी नौकरी मिल सकती है, आप लोग को ये एक ऐसा जॉब ढूंढ सकते हो जो आपकी मनपसंद का, और आपको प्लस इसके साथ अच्छी इनकम भी मिलती है, जिससे आपकी लाइफ स्टाइल को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। अगला पॉइंट, शिक्षा मानव के लिए क्षेत्रों का विस्तार करती है तथा नई दिशाएं देती है। कि अगर जिस इंसान के पास शिक्षा रहती है तो उसके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आती हैं। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी में जाओ और एक पर्सन जो पढ़ा लिखा है और दूसरा जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो आप लोग मुझे बताओ किसकी जॉब लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है? तो आप मुझसे कहोगे कि इससे जो पढ़ा लिखा है उसकी जॉब लगने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इससे क्या हुआ कि जो शिक्षा लेने की वजह से उसके पास अपॉर्चुनिटी खुल जाती है, उसको जॉब मिल रही है। ऐसे बहुत जगहों पर क्या होता है कि शिक्षा प्राप्त करने से आपके जो दरवाजे बंद रहते हैं वो खुल जाते हैं अपॉर्चुनिटीज के। क्लियर? अब मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये कहता है, क्या शिक्षा की भांति स्वास्थ्य भी मानव पूंजी के निर्माण को प्रभावित करता है? स्पष्ट कीजिए। कि जैसे शिक्षा, जो कि अभी हमने पढ़ा कि किस तरीके से शिक्षा हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी, हम पे इम्पैक्ट उसका रहता है, तो वही क्वेश्चन किया जा रहा है, क्या स्वास्थ्य भी ऐसा ही मानव पूंजी पे इम्पैक्ट डालता है? तो इसका आंसर देखते हैं। तो पहला पॉइंट बताया जाता है, स्वास्थ्य अपना कल्याण करने का एक आवश्यक आधार है। अस्वस्थ लोग किसी भी संगठन के लिए बोझ बन जाते हैं। ये बात सही है कि स्वास्थ्य भी अपना कल्याण करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो इसमें आपका ही बेनिफिट है, क्योंकि जिस भी कंपनी में आप जाओगे, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे, अगर आप बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब रहती है तो कंपनी 1 महीने हैंडल कर लेगी, 2 महीने हैंडल कर लेगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब वो आपको जॉब से निकाल देगी, आपकी सैलरी बहुत ही कम कर देगी, कॉर्पोरेट आपके साथ करना बंद कर देगी। तो स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। दूसरा पॉइंट, स्वस्थ व्यक्ति अधिक काम, अधिक उत्पादन और अधिक आय का सृजन करता है। कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो, उसको बहुत ज्यादा उसके अंदर ताकत रहती है, ऊर्जा रहती है, तो वो ज्यादा काम करता है, बहुत
उत्पादन भी करेगा, इनकम भी करता है, मतलब सुबह गया शाम को, मतलब मेहनती खूब रहता है वो। लेकिन एक बीमार व्यक्ति उतना प्रोडक्टिव नहीं होता, वो उतना मेहनत नहीं करेगा क्योंकि उस बीमारी से ही परेशान रहेगा। तो स्वास्थ्य व्यक्ति से ज्यादा उम्मीदें रहती हैं और वो ज्यादा इनकम भी जनरेट करने में मदद करता है। अगला, स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छा उत्पादक होता है और अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होता है। कि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वही अच्छा उत्पादक होता है, वही अच्छा प्रोड्यूस भी करता है। मतलब अगर किसी कंपनी में 10 लोग, मान लेते हैं 2 कंपनी है, ठीक है, ए और बी, इसके अंदर 10 लोग ऐसे हैं जो 10 ही लोग हैं लेकिन वो बहुत ही हेल्थी हैं, फिट हैं, और यहाँ पे बी में 10 लोग ऐसे हैं जो अनफिट हैं। अनफिट का मतलब बीमार उमार ज्यादा रहते हैं। तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ से आएगी? तो आप कहोगे ए से, क्योंकि यहाँ के लोग हेल्थी हैं, स्वस्थ हैं। तो ए लोग ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। यही पॉइंट इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति अच्छा उत्पादक होता है, वो ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, और इससे अर्थव्यवस्था के विकास में भी मदद होता है। अगर अर्थव्यवस्था देखा जाए तो देश को भी लाभ स्वस्थ व्यक्ति ही ज्यादा देते हैं। मूव करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का लक्ष्य क्या है? कि जो जनसंख्या नीति है, यहाँ पे थोड़ा जनसंख्या मिसिंग है, तो राष्ट्रीय जनसंख्या जो नीति है उसका क्या लक्ष्य है? तो आंसर क्या है? जनसंख्या के अल्प सुविधा प्राप्त वर्गों पर विशेष ध्यान देते हुए स्वास्थ्य सेवाओं, परिवार कल्याण और पौष्टिक आहार तक इनकी पहुंच को बेहतर बनाना है। तो हमारी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है, उसका मतलब विशेष ध्यान है कि जो ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, कहने का मतलब जिनके पास स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, जिनके पास पौष्टिक आहार नहीं उपलब्ध हो पाता, उन लोगों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के तहत। प्लस बाल विकास योजनाओं का कार्यान्वयन, यानी बाल विकास योजनाओं का मतलब होता है कि ऐसी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा सृजन किया जा रहा है, ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिससे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनका ग्रोथ अच्छे से हो, उनकी ग्रोथ में कोई रुकावट ना आए। दूसरा पॉइंट देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में नवोदय विद्यालय खोले जा रहे हैं। ये नवोदय विद्यालय ऐसे विद्यालय होते हैं जो बच्चे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं रहता, उनकी फैमिली के पास पैसा नहीं रहता कि वो अपनी आगे की हायर एजुकेशन परस्यू कर सके। तो ऐसे में नवोदय विद्यालय ये बहुत मदद करता है उनको उनकी हायर एजुकेशन दिलाने में, फ्री ऑफ कॉस्ट या बहुत ही कम पैसों में। अगला पॉइंट, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार। स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार का मतलब होता है कि इसका फोकस ये है कि ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल्स खोले जाएं, ज्यादा से ज्यादा क्लिनिक्स वगैरह खोले जाएं, तो कैंप वगैरह लगाए जाएं, ये फोकस किया जा रहा है। अगला, प्राथमिक शिक्षा या सार्वभौमिकरण करना। कि प्राथमिक जो शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण करना, कि मतलब जो 5वीं तक की एजुकेशन है वो सभी बच्चों को मिले ही मिले, ठीक है। वो हर एक जो कह सकते हैं ना, या फिर हाँ, जो 5वीं तक के बच्चे हैं, 5वीं क्लास तक के बच्चे, उनको मतलब 5th क्लास तक तो हर बच्चा पढ़े ही पढ़े, इस तरीके का किया गया कि हर एक बच्चा जो भी पैदा हो 5th 8th क्लास तक पढ़ना उसका फिक्स किया जाए। मध्याह्न भोजना का योजना, वही मिड डे मील का योजना, कि बच्चों को न्यूट्रिशन लेवल को पूरा करने के लिए स्कीम चलाया जाता है ताकि बच्चों को भोजन मिल सके, जो न्यूट्रिशन लेवल है उनका पूरा किया जा सके। क्योंकि ये देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनकी न्यूट्रिशन लेवल पूरा नहीं हो पाता, मतलब जिनको उनका जितना उनको दिन भर में भोजन चाहिए होता है उतना उनको भोजन नहीं मिल पाता। तो सरकार ने इसी के तहत भोजन योजना चलाई। इसके तहत सरकारी स्कूलों में या फिर आप ये देखते हो तो जो आंगनबाड़ी होता है वहां पर बच्चों को खाना वगैरह दिया जाता है जिससे उनका न्यूट्रिशन लेवल पूरा हो सके। अगला पॉइंट, व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा पर जनसंख्या को कुशल बनाना। व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा देना कि मतलब उनको थोड़ा ट्रेनिंग वगैरह भी देना है और उस चीज में उनको अच्छा कुशल बनाना है कल, क्योंकि एजुकेशन के साथ साथ डिग्री के साथ साथ कुछ ट्रेनिंग वाली चीजें भी आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो गवर्नमेंट इस चीज को भी समझते है और इसके ऊपर भी काम करती है। जैसे आईटी सेक्टर अगर हम देखें तो स्कूलों में आईटी वगैरह, होम साइंस से रिलेटेड और भी करिकुलम वगैरह वोकेशनल टाइप के
स्कूल में एक्टिविटी करवाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, बाजार क्रियाकलाप और गैर बाजार क्रियाकलाप में क्या अंतर है? तो बाजार क्रियाकलाप की अगर हम बात करें तो ये वेतन या लाभ के उद्देश्य से की गई क्रियाएं करना गैर बाजार क्रिया है। अरे एक थोड़ा उल्टा यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। बाजार क्रियाकलाप का मतलब ये होता है कि जिसका उद्देश्य क्या हो, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, अर्न करना, या सिंपल अर्न करना, पैसा कमाना, उसे हम बाजार क्रियाकलाप कहते हैं। जिसका उद्देश्य पैसा कमाना ना हो उसको हम कहते हैं गैर बाजार क्रियाकलाप। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि आपने अचार बनाया, वो आपने जो अचार बनाया वो आपने सेल्फ कंज्यूम कर लिया, आपने अब घर के लोग ही मेंबर उसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो उससे क्या पैसा कमाया जा रहा है? तो आप कहोगे नहीं, तो ये कैसी क्रिया होगी? गैर बाजार। अब आपने फिर से अचार बनाया, लेकिन इस बार आपने अचार तो बनाया, लेकिन उसे आपने मार्केट में जाके सेल कर दिया, बाजार में जाकर आपने बेच दिया, तो इस बार ये कैसी क्रियाएं हो जाएंगी? बाजार क्रियाकलाप, क्योंकि इससे आपने पैसा कमाया। मतलब जिसका उद्देश्य पैसा कमाना होता है उसका बाजार क्रियाकलाप, जिसका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता वो गैर बाजार क्रियाकलाप, जो खुद के लिए ही की जाती है, सेल्फ कंजप्शन के लिए। जैसे एग्जांपल मैंने दे दिया, तो यही स्व उपयोग व उपयोग के लिए उत्पादन, तो मैंने समझा दिया। अगला पॉइंट, इनमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके स्वयं उप, ये थोड़ा इसमें जो पॉइंट्स है वो थोड़ा उल्टा लिखा गया है। इसमें जो सेवाओं और जो वस्तुओं का उत्पादन होता है उसका स्वयं उपभोग करने के लिए नहीं होता, इसमें नहीं जोड़ लेना, नहीं होता, क्योंकि इसका उद्देश्य हमारा क्या रहता है? मार्केट में बेचना। जैसे कि डॉक्टर इंजीनियर, तो जो डॉक्टर इंजीनियर वो अपने लिए नहीं बनते, वो दूसरे लोगों के लिए बनते हैं कि दूसरे लोगों की मदद करेंगे, दूसरे लोगों की सेवा करेंगे। वहीं पर अगर देखें शिक्षिका का अपने बच्चों को पढ़ाना, शिक्षिका मतलब एक जो टीचर है वो अपने ही बच्चों को पढ़ा रही है, तो क्या वो अपने बच्चों से पैसा लेगी? तो आप कहोगे नहीं, तो वो कैसी क्रिया हो जाएगी? गैर बाजार। लेकिन अगर वही शिक्षिका किसी बच्चे को पढ़ा रही है और उससे पैसा ले रही है, तो कैसी क्रिया हो जाएंगी? बाजार। तो ये डिपेंड करता रहता है, ठीक है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो उम्मीद करता हूँ बाजार और गैर बाजार क्रिया आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन, बेरोजगार कौन है, अर्थव्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? और दूसरा क्वेश्चन जो रिलेटेड ही है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं? तो ये दो क्वेश्चंस हैं, हालांकि रिलेट करते हैं आपस में, तो मैंने एक ही साथ करवा रहा हूँ। तो अगर हम बात करें बेरोजगार कौन है, तो बेरोजगार वह व्यक्ति है जो शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ हो और प्रचलित मजदूरी के दर पर काम करने के लिए इच्छुक हो, परंतु उसे रोजगार प्राप्त ना हो। मतलब आप फिट हो शारीरिक और मानसिक रूप से भी, जो मार्केट में रेट चल रहा है, मतलब जो भी आपको सैलरी मिल रही है, आप उस पर काम करने के लिए तैयार भी हो, बट आपको जॉब ही नहीं मिल रही है, तो उसे हम बेरोजगार कहते हैं। अर्थव्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है? बेरोजगारी में वृद्धि मंदीग्रस्त अर्थव्यवस्था का सूचक है, कि अगर बेरोजगारी बढ़ती रहेगी तो इससे जो अर्थव्यवस्था उस पर मंदी आने लगती है, मतलब धीमा होने लगता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है। दूसरा, बेरोजगारी में वृद्धि के कारण समाज के जीवन की गुणवत्ता पे भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। जो सोसाइटी के अंदर जो रह रहे लोग होते हैं उन पे भी इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, क्योंकि उनकी जो जीवन की गुणवत्ता होती है, जो जीने का तो तरीका होता है, जो लाइफ स्टाइल होता है, वो धीरे धीरे करके डाउन होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है, ये कमा नहीं पाया, जब मान लेते हैं इसके बच्चे भी हुए, तो क्या ये, अगर इन बच्चों के ऊपर भी तो स्टार्टिंग में पैसा खर्चा करना पड़ेगा ना, ये थोड़ी ना पैदा होती है लोग कमाने लग जाएंगे। अब 20 मान लेते हैं, 20-22 साल में कमाने लगते हैं या 18 साल के बाद कमाने लगते हैं, तो तब तक 18 साल तक के इस पेरेंट को, इनके पेरेंट को खर्चा तो करना पड़ेगा। अभी खुद ही बेरोजगार हैं, इनके पास उतनी इनकम नहीं आ पा रही, तो गुणवत्ता में कमी आएगी कि नहीं आएगी इनके दोनों की ही जीवन में? तो कहोगे हाँ, आएगी इनकी गुणवत्ता में कमी। अब अगला क्वेश्चन था बेरोजगारी के अलग अलग प्रकार कौन से हैं? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी आती है, मौसमी बेरोजगारी आती है, और शिक्षित बेरोजगारी। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी की अगर हम बात करें,
तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल एक जगह है, यहाँ पे 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 लोग काम करने के बाद 10 पैकेट मान लेते हैं बिस्किट बनाते हैं। अब 8 लोग काम कर रहे हैं और 8 लोग भी 10 पैकेट बना रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या पाया कि 2 लोगों को हटा देने के बावजूद भी काम उतना का उतना ही हो रहा है। तो यहाँ पे जो ये 2 लोग हैं ना, वो क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी के शिकार हैं। मतलब जहाँ पे जितने लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। जैसे आपकी ही क्लास के अंदर जब अगर 4 लोग पढ़ाने लग जाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ये भाई प्रच्छन्न बेरोजगारी का एक दिखता है कि वहां पे 4 टीचर की जरूरत नहीं है, एक टीचर सफिशिएंट है। लेकिन अगर 4 टीचर पढ़ा रहे हैं तो हम उसे प्रच्छन्न बेरोजगारी का दर्जा दे सकते हैं। अगला आता है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी की मतलब जिसमें एक सीजन में काम रहता है, दूसरे सीजन में काम नहीं रहता, वो उनको कोई दूसरा काम करने का ढूंढना पड़ता है। जैसे कि गन्ना का जो जूस पिलाता है, जो गन्ने का जो जूस पिलाता है, गन्ने का जो गर्मियों में ही वो चलता है। तो जब वो गन्ने का जो जूस पिलाता है, तो वो गर्मी जब तक रहेगी तब तक वो पिलाता है। उसके बाद वो क्या करता है, जब ठंडियां आने लगती है तो वो रजाई बेचना शुरू कर देता है। तो हमने क्या देखा कि गन्ने का जो जूस बेचने वाला था, वो एक सीजन में तो उसे काम मिल पाया, लेकिन दूसरे सीजन में उसको कोई दूसरे काम ढूंढना पड़ा। जैसे वो रजाई बेचने लगा, रजाई सिलने लगा। तो इसको हम मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। अगला आता है शिक्षित बेरोजगारी। मतलब वही कि आप पढ़े लिखे हो पर जॉब आपको नहीं मिल पा रही, तो आप शिक्षित बेरोजगार हो। अगला क्वेश्चन आता है मानव पूंजी या अन्य संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी से किस प्रकार श्रेष्ठ है। यानी मानव पूंजी, इन भूमि हो गया, श्रम हो गया, भौतिक पूंजी हो गया, इन सबसे ऊपर मानव पूंजी क्यों है, इसका जवाब आपको देना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका पहला पॉइंट ये बताता है अन्य संसाधन अपना स्वयं उपयोग नहीं कर सकते। मानव विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, मृदा, जल, पेड़ पौधों का उपयोग करता है। जैसे कि अगर हम बात करें मानव पूंजी, यानी हम लोग, हमारी बात होती है, तो हम लोग सबसे ऊपर क्यों है। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जैसे जमीन है, क्या वो अपने आप में ही कुछ दे पाएगी? नहीं। कि अगर हमें जमीन का उपयोग करना है तो हमें उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, खेती करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ लगाना पड़ेगा, तो उससे जाके हमें फायदा मिलेगा। लेकिन मानव एक ऐसा इंसान है जिसके ऊपर कुछ लगाना नहीं पड़ता, वो खुद ही अपने आप काम करने लग जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये चीजें कि वो इंसान जैसे यहाँ पे कोई दूसरा इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो खुद ही अपने आप में इन्फ्लुएंस होके काम करने लगता है, वो खुद ही अपना निर्माण करता है। लेकिन जमीन अपने आप में निर्माण नहीं कर पाएगी, जमीन अपने आप में गेहूं चावल ग्रो नहीं कर पाएगी, उसमें हमारी ही जरूरत पड़ेगी उसको यूज करने में। तो इसी वजह से मानव पूंजी को सबसे ऊपर रखा गया है। दूसरा, खनिज और मूल्यवान संसाधन भूमि के नीचे दबे ही रहेंगे यदि मानवों ने खोद कर ना निकाले। यानी अगर हम लोग जमीन के अंदर से सोना, हीरा, लोहा ये सब ना निकाले तो जमीन के अंदर ही रहेंगे, उनका क्या रहेगा। तो इसलिए हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। अगला पॉइंट, मानव अपने ज्ञान और कौशल से प्राकृतिक संसाधन को मूल्यवान वस्तुओं में परिवर्तित करता है। यानी मानव क्या करता है कि जो भी प्रकृति में संसाधन मौजूद है, उसका वो अपना दिमाग लगा के, अपने ज्ञान और कौशल का यूज करके उसको यूज लायक बनाता है। जैसे कि सोना, ये सारी चीजें तो पहले से भी थी, अब लोहा तो पहले से भी था, कॉपर पहले से भी था, लेकिन मानव ने क्या किया, उसका यूज किया, अपना ज्ञान लगाया, कौशल लगा के उसने पंखे का निर्माण कर दिया। तो ये पंखा एक नया संसाधन बन गया। तो यहाँ पे कहने का मतलब वही है कि प्राकृतिक संसाधन का यूज करके मूल्यवान वस्तुओं में बदल देता है। अगला पॉइंट, शिक्षा हो, प्रशिक्षण हो, स्वास्थ्य आदि के द्वारा मानव पूंजी में निवेश अर्थव्यवस्था की प्रगति में योगदान देता है। कि अगर हम उसको मानव पूंजी को अगर और बेटर बनाना है, मतलब एक इंसान को बहुत बेटर बनाना है, उसको और वैल्यूएबल बनाना है, तो उसके शिक्षा पे खर्च करो, ट्रेनिंग दो, उसके स्वास्थ्य पे ध्यान दो, इन सब चीजों पे ध्यान दोगे तो उसका भी ग्रोथ होगा। इवन जिस देश में वो रह रहे हैं उस देश की भी तरक्की होगी। अगला उदाहरण है जापान का। तो जापान में कोई भी नेचुरल रिसोर्स नहीं थे, कोई भी प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, प्राकृतिक संसाधनों का बहुत अभाव था। उसके बावजूद हम देखें तो बहुत आगे है। क्यों?
क्योंकि उसने मानव संसाधन में पैसा खर्च किया है। क्लियर? उसने वहाँ की कुशलता, टेक्निक और उन लोगों को ट्रेनिंग दी, उनके एजुकेशन, उनके हेल्थ पे ध्यान दिया, तभी वो हमसे आगे निकल गया है। और बहुत सारे देशों से वो जापान आगे निकल चुका है। आप देखोगे टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का बहुत नाम सुनता है कि जापान की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। तो उसने क्यों ऐसा कर पाया? क्योंकि उसने मानव संसाधन पे पैसा खर्च किया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट जरूर करिएगा। मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी बेस्ट विशेष। अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करते रहो। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।